नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, अभी हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है वो पढ़ रहे हैं। और इसमें जो हमारी लास्ट क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको मोकल के बारे में, कुंभा के बारे में, जो बेसिक चीजें हैं और स्पेशली राणा कुंभा के बारे में कि कैसे ये जो है इन्होंने अपने पिता के हत्यारों से बदला लिया। और जब उन हत्यारों के बेटे महपा और एका पवार भाग करके और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के पास में चले गए शरण लेके, तो तब इनके बीच में, फिर कुंभा के बीच में और महमूद खिलजी के बीच में कैसे युद्ध होता है सारंगपुर का, और बाकी और भी काफी चीजें आपको समझाई थी। अब आज हम आगे पढ़ते हैं। तो राणा कुंभा 1433 से 1468 कितने वर्ष का कार्यकाल है? 35 वर्ष का। यह चीज आप ध्यान में रखिएगा। मैं जो चीज आपको बताता हूं कि इसे स्पेशल ध्यान में रखें, तो उसको विशेष तौर से ध्यान में रखें। 35 वर्ष का कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि राणा कांबा, जो राणा कुंभा है, इनका कार्यकाल कितने वर्षों तक रहा। पिता का नाम मोकल और माता का नाम सौभाग्यवती देवी। उसके बाद में रणमल संरक्षक होता है। मेवाड़ में राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा था। रणमल ने चुंडा के भाई राघव देव सिसोदिया की हत्या कर दी थी, तो हंसाबाई ने चुंडा को वापस बुला लिया मालवा से। मैंने आपको बताया था सारी कहानी लास्ट वीडियो में। इसके बाद में सारंगपुर का युद्ध 1437 ईस्वी में होता है राणा कुंभा और महमूद खिलजी प्रथम के मध्य। महमूद खिलजी कहां का सुल्तान है? मालवा का। मालवा किस तरफ? मध्य प्रदेश की तरफ। तो इसमें राणा कुंभा है वो विजयी होता है, राणा कुंभा जीत जाता है। ये सब हमने पढ़ लिया था। क्यों युद्ध हुआ? खिलजी ने एका और महपा पवार को शरण दी थी, जो कि चाचा और मेरा के पुत्र थे, और चाचा और मेरा को इन्होंने पहले ही मार दिया था। वीर विनोद के अनुसार कुंभा मालवा सुल्तान को बंदी बनाकर के साथ ले आता है। ये किस में लिखा हुआ है? वीर विनोद में। और वीर विनोद के रचयिता कौन है? कविराज श्यामल दास। 1438 में रणमल की हत्या हो जाती है प्रेमिका भारमली की सहायता से। तो ये जो पॉइंट के रूप में इसलिए लिखा है, आपको चीजें सारी ध्यान में आ जाए। सारी कहानी मैंने आपको समझा दी। 1438 में रणमल की हत्या, अब यह पॉइंट आपको याद होना जरूरी है। तो रणमल की हत्या होगी किसकी सहायता से? जो इसकी प्रेमिका होती है भारमली, उसकी सहायता से। तो जब आपकी भी प्रेमिका कभी आपको बहुत प्यार से ज्यादा शराब वराब पिलाए तो समझ आना कुछ गड़बड़ है, तो ज्यादा मत पीना। उस रणमल का पुत्र जोधा जो है वो उस समय कहां होता है जब इसकी हत्या हो रही होती है? तो वहीं होता है दुर्ग में, चित्तौड़ में। और जान बचा करके यहां से भाग जाता है अपने राठौड़ सरदारों के साथ। कहां जाकर के छिपता है? बीकानेर के काहोनी गांव में। कम से कम 7 से 8 बार मुझे ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में दिख गया काहोनी गांव, कि जोधा जो है वो भाग करके किस गांव में छिपता है? इस काहोनी गांव में छिपता है। तो ये पॉइंट है। तो आप में से जो स्टूडेंट बीकानेर साइड के होंगे उनको हो सकता है ये ध्यान में हो, उन्होंने इस गांव के बारे में सुना भी हो। देखिए, आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं एक बार मैं यूं ही जानना चाहता हूं। और अगर आप बताना चाहें कि किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं आप, तो जहां आप मैसेज करते हैं, जो चैट बॉक्स बना हुआ है, वहां मैसेज करके बताइएगा आज कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। तो मुझे थोड़ा यूं ध्यान में रहे कि किस डिस्ट्रिक्ट के। क्यों, ऑफलाइन के अंदर तो मैं सबसे पहली क्लास में पूछ लेता हूं सबसे कि कौन किस जगह से आया है। तो जब भी कोई राजस्थान पढ़ाते टाइम टॉपिक ध्यान में आता है, कोई भी नाम आता है, तो कहूं अच्छा आप वहां के रहने वाले हो, तो बताओ वहां की कोई विशेषता। अब ऑनलाइन में तो आप सामने हो नहीं, तो किस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं? तो जैसे मान लीजिए कोई जोधपुर का रहने वाला है, तो वो इतना कमेंट कर दीजिए सर जोधपुर, तो मैं समझ जाऊंगा। अगली बार मैं पढ़ाऊंगा तो थोड़ा मेरे ध्यान में रहेगा सबका। कुंभा ने मंडोर पर अधिकार कर लिया था, ये मैंने आपको बता दिया था। चुंडा को प्रधान सेनापति बनाकर बेगू का जागीरदार बना दिया। हालांकि यह पॉइंट आपसे नहीं पूछता है, लेकिन चुंडा को जो है वो कुंभा प्रधान सेनापति बना देता है अपना, और बेगू का जागीरदार बना दिया। जब हम आगे किसान आंदोलन पढ़ेंगे भविष्य में, तो वहां बेगू किसान आंदोलन आएगा, वही बेगू है ये। हंसाबाई के प्रयासों से 1452-53 में, क्योंकि कोई फिक्स सन नहीं है ऐसा, कहीं 52 है कहीं 53 है, तो यही इसी रूप में लिखा जाता है
में कुंभा और जोधा में आवल बावल की संधि होती है और जोधा का अपना जो है वो खोया हुआ राज्य मिल जाता है। अब देखिए जो जोधा है उसके मन में अभी भी डाउट है कि यार ये कुंभा मेरे को मार ना दे, तो क्या करता है कि आपस में क्या बन जाओ, समधी बन जाओ। ये मूवी के अंदर भी है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे जो कोई दो गांव है उनमें आपस में बनती नहीं है, उनके जो सबसे मेन लोग हैं उनमें, तो फिर क्या करते हैं साहब ऐसा करो चलो इनमें आपस में हमेशा के लिए झगड़ा खत्म हो, तो आपके जो दोनों घरों में क्या करवा देते हैं, शादी करवा देते हैं, आप समधी बन जाओगे तो आपस में झगड़ा नहीं करोगे। तो यहां मैंने ये इस तरह से चार्ट में लिखा है कि जो रणमल का पुत्र जोधा है और जोधा की बेटी है श्रृंगार देवी। इधर हंसाबाई, हंसाबाई का बेटा मोकल, मोकल का बेटा कुंभा और कुंभा का बेटा रायमल। तो श्रृंगार देवी का विवाह किसके साथ हो जाता है, रायमल के साथ। अब आपके दिमाग में ऐसे आ सकता है कि ये आपस में तो इनके रिश्ता कैसे हो गया। ये राजनीतिक विवाह होते थे और इसलिए होते थे ताकि भविष्य में आपस में कोई जो है युद्ध वगैरह ना हो। और ये जो श्रृंगार देवी है, इसी श्रृंगार देवी ने चित्तौड़ में गोसुंडी की बावड़ी का निर्माण करवाया था। देखिए बावड़ी क्या होती थी, पानी स्टोर करने का सबसे बेस्ट तरीका होता था। और इसके बाद में देखिएगा चंपानेर की संधि होती है 1456 में, यह भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया था, गुजरात के कुतुबुद्दीन और मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी के मध्य। वही महमूद खिलजी प्रथम ही है अभी। तो कुतुबुद्दीन और इसके बीच में संधि इसलिए हुई थी ताकि हम सम्मिलित रूप से मिलकर राणा कुंभा को पराजित कर सकें। एक बात ध्यान में रखिएगा, वो कभी आपसे यह क्वेश्चन भी पूछ सकता है इसमें कि राणा कुंभा की किस युद्ध में हार हुई थी, तो याद रखिएगा राणा कुंभा की कभी किसी भी युद्ध में हार नहीं हुई, राणा कुंभा ने कभी हार नहीं देखी। तो ये पॉइंट आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इनमें संधि क्यों होती है दोनों में, इसमें कुतुबुद्दीन में और महमूद खिलजी प्रथम में राणा कुंभा को पराजित करने के लिए। बदनौर के युद्ध में कुंभा दोनों की सम्मिलित सेना को पराजित करता है। और बदनौर कहां पर है, भीलवाड़ा में। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद में हम बात करते हैं राणा कुंभा का कला और संस्कृति में योगदान। वेरी वेरी मोस्ट टॉपिक में आता है ये वाला जो पॉइंट है ये, और 90% तक ये संभावना है कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी कला और संस्कृति वाले टॉपिक में से आएगा जो राणा कुंभा के बारे में हम अब पढ़ेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो निर्माण कार्य के बारे में महत्वपूर्ण आता है वो है कीर्ति स्तंभ, जिसको विजय स्तंभ भी कहा जाता है। इसका निर्माण कब हुआ था, मैंने आपको बताया था 1437 में सारंगपुर का युद्ध होता है, राणा कुंभा को उसमें जीत प्राप्त होती है और जीतने के बाद में उस विजय की स्मृति में राणा कुंभा ने इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। कब से कब तक है, 1440 में बनना शुरू होता है और 1448 तक बनता है। इसके बाद में 9 मंजिला इमारत है, जैसे ये इमारतें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस तरीके से बना हुआ है। 122 फीट इसकी ऊंचाई है। देखिए कई जगह 120 फीट भी लिखा आता है, तो अगर कभी किसी पुस्तक में या कोई एग्जाम में 120 ही आए और 122 नहीं आए तो फिर आपको 120 ही राइट करना है। और अगर 122 लिखा हो तो फिर उसमें कोई भी किसी भी पॉइंट में डाउट नहीं है। तो इसकी ऊंचाई 120 फीट ही राइट मानी जाएगी, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट और इसमें सीढ़ियां जो है वो 157 सीढ़ियां है। किसको समर्पित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। यहाँ जो मुख्य द्वार है इसका जो मुख्य यहाँ पर है, यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। अगर आपने किसी ने चित्तौड़ का किला देखा होगा तो आपको निश्चित रूप से ये ध्यान में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से देखा होगा। तो शिल्पी कौन थे इसके, जेता और उसके पुत्र थे नापा, पूंजा और पोमा। शिल्पी होता है जो इसको बनाने वाला होता है, तो वो कौन थे, जेता और इसके पुत्र नापा, पूंजा और पोमा। अब जो पहली बार पढ़ रहा होगा उसको ये नाम बड़े अजीब लग सकते हैं, लेकिन आपको याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। मैं फिर बता रहा हूं, राणा कुंभा की कला और संस्कृति वाला जो टॉपिक है, साहित्य वाला टॉपिक है, ये पूरी हिस्ट्री में सबसे महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। इसके बाद में है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। प्रशस्ति होता है जो किसी की प्रशंसा में, किसी की तारीफ में लिखी जाती है। तो इस कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखी गई है वो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति की रचना किसने की थी, कवि अत्रि और इनका पुत्र था महेश।
तो ये नाम ध्यान में रखिएगा। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहां लिखी हुई है? इसी कीर्ति स्तंभ के ऊपर लिखी हुई है, इसलिए इस प्रशस्ति को कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहा जाता है। ऊपरी भाग बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गया था, कभी बिजली गिरी होगी यहां पे ऊपर, तब जो भविष्य में जो मेवाड़ के महाराणा थे स्वरूप सिंह, इन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया। तो ये सभी एक एक पॉइंट अपने आप में महत्वपूर्ण है, और जो मैं लिखा रहा हूं इसी पॉइंट को सही मानना जो यहां सब लिखे हुए हैं। उसके बाद है कि तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह है लिखा हुआ है। तो अब आ सकते हैं सर ये 9 बार अल्लाह क्यों लिखा हुआ है, जबकि राणा कुंभा तो हिंदू शासक थे। तो कई कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जो है वो उनका मुस्लिम सैनिक भी थे उनकी सेना में, और राणा कुंभा जो चूंकि सभी धर्मों का सम्मान करते थे तो इसलिए उन्होंने ये लिखवा दिया था। और भी कई बातें आती है, लेकिन आपको तो इतना ध्यान में रखना है कि 9 बार अल्लाह लिखा हुआ है, किस मंजिल पे लिखा हुआ है ये परीक्षा में पूछा गया है। तीसरी मंजिल पर। इसको बनाने में उस समय कितने रुपए खर्च हुए थे? 90 लाख। तो आप सोच लो कि अगर आज बनता तो कितने खर्च होते। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश या विष्णु ध्वज भी कहते हैं किसको? कीर्ति स्तंभ को। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है क्योंकि इस पे असंख्य मूर्तियां हैं हिंदू देवी देवताओं की। कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। कुतुब मीनार कहां बनी हुई है? दिल्ली में बनी हुई है। तो जब इंडियन हिस्ट्री जब कभी आएगा कोर्स, इंडियन हिस्ट्री का कोर्स आएगा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों की डिमांड है इंडियन हिस्ट्री के लिए, जो फर्स्ट ग्रेड का जो ऑप्शनल पेपर है, और पूरी हिस्ट्री पढ़ाने में मुझे बहुत मजा आता है, मतलब अंदर से हिस्ट्री निकलती है, तो पूरे दिल और पूरी आत्मा से एक के, क्योंकि हिस्ट्री और साइकोलॉजी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो मेरे हिसाब से इस दुनिया के सबसे बेस्ट सब्जेक्ट अगर कोई कहे तो मुझे लगता है कि एक तो इतिहास होगा और दूसरा मनोविज्ञान। तो बाकी सभी अच्छे हैं, लेकिन ये सब्जेक्ट कुछ अलग ही खास हैं। तो कभी इंडियन हिस्ट्री पढ़ाएंगे, कभी इंडियन हिस्ट्री का कोर्स कभी लाएंगे, तो उसमें फिर जो है सारा डिटेल में वहां बताएंगे किसने बनवाया, क्या बनवाया, किसने बाद में किसने बनवाया, किसने शुरुआत की। तो कर्नल टोड ने इसे कुतुब मीनार से भी श्रेष्ठ बताया। फर्गुसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन से की है। तो इस वो जिस हिसाब से बना है, तो ये अंग्रेज है फर्गुसन वाला, अभी चूंकि बाहर का है तो ये तुलना वहां से ही करेगा। ये राजस्थान की ये पहली इमारत है, कौन सी? कीर्ति स्तंभ, जिस पर 15 अगस्त 1949 ईस्वी को 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था। तो राजस्थान की वो पहली इमारत जिस पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ सबसे पहले, तो 15 अगस्त 1949 ईस्वी का जारी हुआ था कीर्ति स्तंभ पे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान पुलिस, राजस्थान विश्वविद्यालय और जेके सीमेंट का प्रतीक चिन्ह है वो भी कौन सा है? यही विजय स्तंभ है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, चाहे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो पुस्तकें वगैरह हैं आप उन पे देख लेना, राजस्थान पुलिस का देख लेना, राजस्थान विश्वविद्यालय का देख लेना, और जेके सीमेंट वालों का प्रतीक चिन्ह, इन सब का देख लेना कौन सा है। यही विजय स्तंभ का चित्र वहां आपको बना हुआ मिलेगा। उसके बाद है उपेंद्र नाथ डे ने इसने विष्णु ध्वज कहा। तो ये भी पॉइंट भी आप ध्यान में रख लेना, किसका है? उपेंद्र नाथ डे का ये कथन है। अब ये फैक्चुअल चीजें हैं, फैक्ट है। इसके बाद में है जैन कीर्ति स्तंभ। कई बार विद्यार्थी देखे मैंने, ना केवल विद्यार्थी को बल्कि बहुत सारी पुस्तकों में जो ये गाइड, मैं ऑथेंटिक पुस्तक की बात नहीं कर रहा, ऑथेंटिक किताबों में तो वास्तव में जो लिखा हुआ है वो ही लिखा हुआ है, लेकिन गाइड में और कितने यूट्यूब चैनल पे भी, या जो बहुत सारे जो शिक्षक हैं उनको भी मैंने देखा है, जैन कीर्ति स्तंभ और कीर्ति स्तंभ को एक ही बता देते हैं कि ये दोनों एक ही है। यहां तक कि नोट्स में भी यूं लिखवा देते हैं कीर्ति स्तंभ ओब्लिक जैन कीर्ति स्तंभ। वो तो पूरा ही गलत हो गया। वो जैन कीर्ति स्तंभ ये अलग है इस कीर्ति स्तंभ से, और ये भी चित्तौड़ दुर्ग में ही बना हुआ है, लेकिन ये जैन कीर्ति स्तंभ बहुत पहले का है। 12वीं शताब्दी में जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था। जैन व्यापारी जीजा शाह बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था 12वीं शताब्दी में। यह जैन व्यापारी था। तो चूंकि जैनों के पहले तीर्थंकर आदिनाथ जी को समर्पित है, इसलिए इसको जैन कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। और 7 मंजिला इमारत है ये, ऊंचाई है 76 फीट और सीढ़ी है 96।
और ये बिल्कुल अलग है। मैं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मैं देख के आया हूं और वहां बार बार जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, चित्तौड़ दुर्ग को देखना। तो मैं बार बार जाते रहता हूँ। चित्तौड़ दुर्ग की एक एक चीज मुझे बहुत अच्छे से पता है, कहाँ क्या बना हुआ है। तो जब आप चित्तौड़ दुर्ग में एंट्री करते हैं, थोड़ी दूर जाने के बाद राइट साइड की तरफ तो आपको मिलेगा कीर्ति स्तंभ, और फिर यूं उसमें गहरा सा यूं चल के जब दूसरी तरफ से आप यूं आते हैं तो इस साइड जो है वो आपको दिखेगा जैन कीर्ति स्तंभ। तो अलग अलग जगह पे बने हुए हैं, दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग आपको जो है चित्तौड़ दुर्ग में दिख जाएंगे। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखना, जैन कीर्ति स्तंभ पहले का बना हुआ है और कीर्ति स्तंभ बाद में बनाया गया था राणा कुंभा के द्वारा। कुंभा को भारतीय वास्तुकला का जनक कहा जाता है। श्यामल दास के वीर विनोद ग्रंथ के अनुसार मेवाड़ के 84 किलो में से 32 किलो का निर्माण है वो अकेले किसने करवाया है? राणा कुंभा ने करवाया है। तो ये पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और एक दो बार नहीं, 10 बार नहीं, सैकड़ों बार ये क्वेश्चन मैं पढ़ चुका हूं पिछले वर्षों के पेपर में कि मेवाड़ के 84 किलो में से 32 का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने। किस ग्रंथ के अनुसार? वीर विनोद। किसने लिखा? श्यामल दास ने। या कितने किलो का निर्माण करवाया? 32 का। तो ये सब चीजें घुमा फिरा करके और सैकड़ों बार इसमें से क्वेश्चन अलग अलग करके वो पूछता है। तो ये वाला पॉइंट आप ध्यान में रखना इस चीज को। उसके बाद पढ़ते हैं कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। है कहां पर कुंभलगढ़ दुर्ग? राजसमंद में है। 1443 से 1459 के दौरान इसका निर्माण होता है। और कुंभलगढ़ का दुर्ग देखिए वास्तव में सबसे शानदार है, इतनी ऊंचाई पे बना हुआ है। जब आप एंट्री करते हैं तो पानी की बोतल साथ लेके जाएं, क्योंकि ऊपर जब आप इस पे यूं जाते जाएंगे तो इतना मुश्किल है ऊपर चढ़ना। और क्योंकि काफी ऊंचाई पर बना हुआ है, जाने का रास्ता भी ऐसे ऊंचा सा ही है, तो ऊपर पानी की कोई व्यवस्था नहीं है वहां पे। तो अगर आपके पास पानी नहीं है तो आपको बड़ी दिक्कत आएगी। तो जब ऊपर की तरफ कभी आप जाएं कुंभलगढ़ दुर्ग देखने, तो पानी की बोतल साथ में भर के जरूर लेके जाएं। और है दुर्ग बहुत शानदार, गजब का दुर्ग बना हुआ है। सबसे बेस्ट दुर्ग मुझे पूरे राजस्थान के सभी दुर्गों में सबसे शानदार दुर्ग अगर कोई लगा तो वो यही कुंभलगढ़ दुर्ग है। एक अलग ही बात है यहाँ पे, कुंभा द्वारा रानी कुंभल देवी के नाम पर ये बना हुआ है। तो किसने बनाया था? राणा कुंभा ने। और कईयों को लग सकता है कि कुंभा ने अपने ही नाम पे बना दिया होगा, अपना नाम नहीं था, इनकी रानी थी कुंभल देवी, तो उसके नाम पर इन्होंने बनाया था कुंभलगढ़ दुर्ग। राजसमंद में स्थित है ये दुर्ग। और वास्तुकार कौन था इसका? मंडन। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। जो पूरा बनाने वाला होता है वो कौन है, कौन था जिसने पूरा ये किया कि ये इस तरह से ये दुर्ग बनेगा? तो वो सारा बनाने वाला था मंडन। तो ये ध्यान में रखिएगा आप। इसके बाद है कटारगढ़। तो ये कुंभलगढ़ के अंदर ही स्थित है। राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल है। इसे मेवाड़ की आंख कहते थे। तो जो कटारगढ़ है ये कुंभलगढ़ के अंदर है और राणा कुंभा का व्यक्तिगत निवास स्थल था ये कटारगढ़। तो इसलिए इसको मेवाड़ की क्या कहते थे? आंख कहते थे। कुंभलगढ़ प्रशस्ति, तो ये भी इस पर लिखाई गई है कुंभलगढ़ दुर्ग पे। और 1460 में किसके द्वारा लिखाई गई थी? महेश के द्वारा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा इसको। अचलगढ़, इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने करवाया था। कहां बना हुआ है? ये सिरोही में। जब आप माउंट आबू जाते हैं और माउंट आबू से ऊपर जब आप गुरु शिखर की तरफ जाते हैं, तो गुरु शिखर की तरफ जाने के दौरान बीच में एक रास्ता है, वो यूं बिल्कुल आगे की तरफ इस तरह से एक अलग जाता है और उसी आगे रास्ते पे जो है ये अचलगढ़ दुर्ग बना हुआ है। इसके अलावा बसंती दुर्ग, इस बसंती को कई बार बासंती दुर्ग भी लिखा जाता है। तो बासंती या बसंती नाम आता है, वो यही दुर्ग है, मचान दुर्ग। तो ये दोनों दुर्ग भी कहां बने हुए हैं? सिरोही के अंदर ही बने हुए हैं। और आपके सेकंड ग्रेड के एग्जाम में ही पूछा गया है कि बासंती दुर्ग है ये कहां स्थित है? तो सिरोही में। किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने। भोमट दुर्ग, भीलों की शक्ति पर नियंत्रण करने के लिए किसने बनाया? राणा कुंभा ने भोमट दुर्ग। बेराट दुर्ग, मेरों के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए बदनौर के निकट बनाया था। कौन सा? बेराट दुर्ग। तो ये सब दुर्ग वगैरह किसके द्वारा बनाए गए हैं? राणा कुंभा के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि चित्तौड़ में कुंभ श्याम मंदिर और कुंभलगढ़ व अचलगढ़ में कुंभ स्वामी मंदिर बनवाता है।
ये सभी मंदिर जो हैं वो देखिएगा है विष्णु के ही, लेकिन नाम जो है वो थोड़ा इसमें चेंज है। जो यहां पर है चित्तौड़ में उसको कुंभ श्याम मंदिर कहते हैं, और कुंभलगढ़ और अचलगढ़ वाले हैं उनको कुंभ स्वामी मंदिर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में श्रृंगार चंवरी का जो है मंदिर है यह बनवाया था। यह जैन मंदिर कुंभा के जैन मंत्री बेलोक ने 17वें जैन तीर्थकर शांतिनाथ की स्मृति में बनवाया। ये थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ये नोट्स मैं चेंज कर दूंगा, ये 16वें हैं, ये 17वें नहीं है, ये आप थोड़ा ध्यान में रखना। तो आप जब लिखो तब इसको 16वें कर देना, और मैं भी जब ये नोट्स से जब आपके अपलोड करूंगा तो वहां आपको 16वें ही लिखा मिलेगा। तो यह जैन मंदिर जो है कुंभा के जैन मंत्री वेलोक ने 16वें जैन तीर्थंकर थे शांतिनाथ जी, उनकी स्मृति में बनवाया था। वो स्लिप हो जाता है कभी, 7 आगे होगा, लेकिन ये 16वां है, ठीक है। अब इसके बाद में ये कुछ राणा कुंभा के समय ही कुछ और मंदिरों का निर्माण होता है, और सबसे पहला है रणकपुर के जैन मंदिर। ये पाली में बने हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं। 1439 में जैन व्यापारी धर्नक शाह के द्वारा बनाया गया था। तो धर्नक शाह भी आता है, कई जगह वर्णक शाह भी लिखा जाता है, तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये धर्नक शाह है, कई जगह वर्णक शाह भी लिखा जाता है। इसने बनवाया था, लेकिन जो समय है वो तो इनका ही है, राणा कुंभा का। शिल्पी कौन था इसका? देपाक। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है ये देपाक वाला, कि राणा कुंभा के समय जो रणकपुर के जैन मंदिर बनाए गए थे उनका शिल्पी कौन था? तो वो था देपाक। ये नाम ही देपाक है इसका। इसमें कितने खंबे हैं? 1444 खंबे हैं इस मंदिरों में। अतः यह मंदिर स्तंभों का वन कहलाता है। स्तंभ का मतलब ही होता है खंबा। चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण करवाया किसने? राणा कुंभा ने। तो यह पॉइंट भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि चित्तौड़गढ़ का पुनर्निर्माण कौन करवाता है? तो वो राणा कुंभा करवाता है। मीरा मंदिर भी बनवाता है। कई विद्यार्थियों के दिमाग में आ सकता है कि सर मीरा मंदिर कैसे, अगर कई जगह पुस्तकों में लिखा आ जाता है सीधा ही कि राणा कुंभा ने मीरा मंदिर का निर्माण करवाया था। मीरा हुई थी आगे भविष्य में, जब राणा सांगा आएंगे उस समय राणा सांगा का जो बेटा था भोजराज, उससे विवाह होता है मीराबाई का। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि सर ये मीरा मंदिर कैसे बनवाया, मीरा अभी आई कहां से? अभी तो मीरा का जन्म ही नहीं हुआ। दरअसल क्या था कि राणा कुंभा ने कोई एक मंदिर बनवाया था। आप जब चित्तौड़ दुर्ग में जाते हैं तो वहां आप मीरा मंदिर देखिएगा। पहले मीरा मंदिर नहीं था, वो एक सामान्य मंदिर था। वो राणा कुंभा ने एक साइड में, कोई बड़ा सा नहीं है, बिल्कुल इतना सा छोटा सा मंदिर बना हुआ है। लेकिन भविष्य में जब मीराबाई का विवाह होगा, मीराबाई कहां की थी? मेड़ता की, और मीराबाई का विवाह होता है राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ। तो मीराबाई जब यहां आती है इस दुर्ग में, चित्तौड़ दुर्ग में, तो वो इसी मंदिर में बैठ के और भगवान जो थे कृष्ण, उनकी आराधना करती थी, उनकी पूजा करती थी। तो चूंकि मीराबाई उस मंदिर में बैठ के पूजा करती थी, इसलिए उस मंदिर को क्या कहने लगे थे कि ये तो मीरा का मंदिर है, मीरा का मंदिर है। तो ऐसे समझना इसको। कई विद्यार्थियों के हो सकता है निश्चित रूप से कंफ्यूजन होगा कि सर कैसे बनवाया। तो अब इस पॉइंट को ध्यान में रखना। राणा कुंभा ने कोई सामान्य मंदिर बनवाया था। भविष्य में मीराबाई जब आती है तो वो उस मंदिर में बैठ के पूजा करती थी, और इसलिए जो है उस मंदिर को मीरा मंदिर कहते हैं। और ये एंट्री करती है, जब आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग में एंट्री करेंगे, यूं यूं जब एंट्री करते हैं चित्तौड़ दुर्ग में, तो थोड़ा सा चलते ही राइट साइड के अंदर ये आपको बना हुआ दिख जाएगा। तो ये एक फायदा होता है कि जब आप इन ऐतिहासिक स्थलों को अपनी आंखों से देखते हो। मैंने राजस्थान के लगभग सारे किले देख रखे हैं, और जितने भी मंदिर वगैरह हैं, जो भी आर्ट कल्चर से संबंधित चीजें हैं, बावड़ियां हैं, कुछ भी हो, एक एक चीज को बहुत ध्यान से देखा है। लेकिन उस टाइम ये वीडियो कैमरा या फोन वाली ऐसी एंड्रॉइड वाली ये चीजें थी नहीं, और ना मुझे इन चीजों का इतना नॉलेज था। अब दोबारा कभी भविष्य में कभी जाएंगे, एक एक चीज को दोबारा दिखाएंगे आपको। उस वक्त वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे एक एक जगह की, और बहुत शानदार रिकॉर्डिंग करेंगे। एक एक चीज जो है वो खुद मैं बताऊंगा कि यहां ये चीज यहां है और ये चीज ऐसी है। और जो गाइड है वहां के, वो भी बहुत ज्यादा गलत बताते हैं। मैं जब चित्तौड़ वाला दुर्ग देखने गया था तो मैंने देखा कि चलो करते हैं गाइड कि भाई ये क्या बताता है, क्योंकि उसको तो ये मालूम नहीं था कि मुझे राजस्थान हिस्ट्री आती है। हर चीज में वो मुझे कहे 7th सेंचुरी में किसने बनवाया था? बप्पा रावल ने। जो भी चीज उसको दिखे 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने, 9th सेंचुरी में बप्पा रावल ने। अब उसको इतना गलत बता रहे हैं वो। लास्ट में मैंने उसको कहा कि कहां से सीखे हो तुम? कहीं हमको सिखाते हैं यहाँ।
तो फिर मैंने उनको और बुलवाया, मैंने कहा इस तरह से अगर करोगे तो यहां कोई नहीं आएगा, इतना गलत जानकारी कुछ भी बता देते हो आने वाले को। तो गाइड भी जो है वो 90% राजस्थान के अंदर जो गाइड हैं वो फर्जी गाइड हैं, उनको कुछ नहीं आता, वहां वैसे दो चार चीजें उनको याद होती है, वो भी उल्टी पुल्टी करके बता देते हैं वो। तो बाहर से आते हैं, अब उनको क्या पता कौन सा किला किसने बनवाया, कौन सा शासक कब हुआ, ये तो हिस्ट्री जानता है उसको पता है, नॉर्मल आदमी को क्या पता होगा। अब जैसे आप किसी मध्य प्रदेश में कोई दुर्ग देखने के लिए गए, तो अब तो जो गाइड वहां बताएगा आपको वही सच लगेगा, क्योंकि आपको वहां की जानकारी नहीं है। तो मैं खुद ये सारी एक एक चीज की जानकारी दूंगा आपको, और एक एक चीज के बारे में बताऊंगा कि देखिए ये चीज ये है और ये इसने बनवाया था। देखते हैं ये अवसर कब आते हैं दोबारा। फिर इसके बाद में हम पढ़ते हैं राणा कुंभा का साहित्यिक योगदान, वेरी 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 मोस्ट। सबसे पहला है संगीत राज, ये इनका ग्रंथ है राणा कुंभा का। देखिए मैं कहता हूं राणा कुंभा जैसा मल्टी टैलेंटेड राजा या इंसान मैंने दूसरा नहीं देखा। भारत के अंदर भी केवल दो तीन शासक आपको ऐसे मिलेंगे जो मल्टी टैलेंटेड थे, जिनमें एक साथ इतने गुण, कभी कोई युद्ध नहीं हारा। कितनी बड़ी बात है कि इतना वीर और इस चीज में भी सक्षम कि मुझे कैसे जो है इनका सामना करना है दूसरे शासकों का, और इतना निर्माण कार्य भी करवाए साथ में। साहित्य की योगदान तो कैसे समय निकाला होगा, क्योंकि जीवन में सबको 24 घंटे मिलते हैं वही, और 24 घंटों में 6-7 घंटे तो आप मानो कि कम से कम इंसान सोता ही है। और ये लोग तो क्या थे, योद्धा थे। तो योद्धा जो है उसका जो भोजन भी ज्यादा होगा, नींद भी ज्यादा आएगी, तो कम से कम 7-8 घंटे की तो नींद मानो। इसके अलावा और भी कई, जैसे भोजन करना, नहाना, ये कई काम होते हैं, 10 घंटे तो निकल गए उसके। अब बचे 14 घंटे। इस 14 घंटे के अंदर अब वो इंसान क्या क्या करता है, दुनिया के हर इंसान को बस इतने ही घंटे मिलते हैं। इन घंटों में कौन क्या करता है। तो उस वक्त ये तो होते नहीं थे फेसबुक वगैरह कि राणा कुंभा सारे दिन बैठ के फेसबुक पे बस यूं ही देख रहे हैं कि चलो आज किससे क्या बात होती है, नहीं। तो ये साहित्य की रचना की संगीत राज, भारतीय संगीत की तीनों विधाओं का वर्णन है, नृत्य, वाद्य और गीत। कितनी बड़ी बात है, नृत्य के बारे में भी, वाद्य के बारे में भी, जो यंत्र वगैरह होते हैं वाद्य यंत्र, और गीतों के बारे में। संगीत राज, इसके 5 भाग है संगीत राज के। पाठ रतन कोश, गीत रतन कोश, वाद्य रतन कोश, नृत्य रतन कोश और रस रतन कोश। तो सबके नाम के आगे ये क्या जुड़ा हुआ है, रतन कोश जुड़ा हुआ है। तो आपको तो शुरू वाले ही नाम ध्यान में रखने हैं, पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। जब आप पाठ पढ़ते हो तो आपको क्या आना चाहिए, रस आना चाहिए। आपको पाठ पढ़ते हुए रस आना चाहिए, रस का मतलब यहां आनंद से है। तो पाठ पढ़ते हुए आपको रस आना चाहिए उसमें। तो इस तरह से याद कर लो पाठ, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए मैंने ये 5 नाम यहां लिखे हैं, ये आप ध्यान में रखना। पूछ सकता है कि संगीत राज का कौन सा भाग नहीं था, तो पाठ, गीत, वाद्य, नृत्य और रस। तो 3 तो ये हो ही गए जो इसके पार्ट हैं, जो इसमें मतलब जो संगीत की तीनों विधाएं, गीत, वाद्य और नृत्य, 3 तो ये हो ही गए, और पाठ और रस हो गया याद। फिर है संगीत मीमांसा, सूड प्रबंध, फिर आता है कामराज रतिसार, तो इसके 7 अंग है, ये कोई आपसे नहीं पूछता इसमें। उसके बाद है संगीत सुधा, हरिवार्तिक, संगीत क्रम दीपिका और एकलिंग महात्म्य। इस एकलिंग महात्म्य का प्रथम भाग जो है राजवर्णन, वो किसने लिखा था, राणा कुंभा ने। और इसकी रचना की, और जो बाकी की भाग की रचना किसने की थी, तो इनका जो दरबारी विद्वान था कान्हा व्यास, उसने रचा था एकलिंग महात्म्य। लेकिन इसका पहला भाग जो राजवर्णन है वो किसने लिखा था, राणा कुंभा ने। बाद में कह दिया कि चलो भाई ये तो मैंने पहला लिख दिया, आप कान्हा व्यास तो इसको पूरा कर दें। इसके बाद में क्या क्या लिखे, चंडी शतक, संगीत रत्नाकर और गीत गोविंद पर टीका लिखी। टीका जो होता है उसमें भाषा बदल जाती है। तो जैसे गीत गोविंद है, मूल रूप से किसने लिखी थी, जयदेव ने लिखा था। तो ऐसे चंडी शतक, संगीत रत्नाकर, ये ग्रंथ वगैरह जो हैं, इन सब पर टीकाएं लिखी थी किसने, राणा कुंभा ने। सुधा प्रबंध जो है ये रसिक प्रिया का ही एक पूरा ग्रंथ माना जाता है, मतलब उसी के अनुरूप ये ग्रंथ है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। फिर है नवीन गीत गोविंद और वाद्य प्रबंध, ये सभी किसके द्वारा रचे गए, राणा कुंभा के द्वारा।
तो यहां लोगों से जीवन में एक पुस्तक नहीं लिखी जाती, और वहां राणा कुंभा ने अपने 35 वर्ष के कार्यकाल के अंदर, वो भी शुरुआत में कितना मुश्किल भरा समय था, और हमेशा उनको इन मालवा और गुजरात के सुल्तानों का हमेशा सामना करना पड़ा पूरे जीवन भर। तो उसमें भी रहते हुए राणा कुंभा ने ये ग्रंथ जो है ये लिख डाले। दरबारी विद्वान, राणा कुंभा के दरबार में विद्वान कौन कौन थे? एक तो सारंग व्यास जी थे, ये राणा कुंभा के संगीत गुरु थे। कान्हा व्यास जो है ये कवि था। रमाबाई, इसको वागेश्वरी की उपाधि प्राप्त थी, ये संगीत की ज्ञाता थी कौन? राणा कुंभा की पुत्री थी ये, और इसको जावर परगना दिया गया था जो उदयपुर में है, इस रमाबाई को। तो ये भी संगीत की ज्ञाता थी। अत्रि महेश भी इनके दरबार में थे। मंडन जो है इनका शिल्पी जो था, इस मंडन ने भी कई ग्रंथ लिखे थे, वो ग्रंथ भी आपको ध्यान में रहने जरूरी है, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मंडन के लिखे गए ग्रंथ कौन कौन से हैं? सबसे पहला है रूप मंडन, तो इसमें मूर्ति कला से संबंधित है ये। प्रासाद मंडन, देवालय निर्माण से संबंधित, देवालय क्या होते हैं? मंदिर वगैरह। राजवल्लभ, आवासीय गृह, नगर रचना और राजप्रसाद से संबंधित। देव मूर्ति प्रकरण, इसमें मूर्ति निर्माण और स्थापना के साथ प्रयुक्त होने वाले उपकरणों से संबंधित है ये देव मूर्ति प्रकरण। शाकुन मंडन, ये शकुन अपशकुन के बारे में है। जैसे आप कई बार मान लीजिए बिल्ली आगे आपके रास्ता काट गई, तो आप कई बार बैठ जाते हैं कि नहीं बिल्ली रास्ता काट गई, कई देर बाद में चलेंगे। आप घर से निकलने वाले हैं, किसी को एक छींक आ गई, तो ये चीजें क्या मानी जाती है? अपशकुन मानी जाती हैं। तो शकुन और अपशकुन पर भी इन्होंने किताब लिखी थी, शाकुन मंडन। कोदंड मंडन, तो ये धनुर्विद्या से संबंधित है। वैद्य मंडन, ये बीमारियों से संबंधित है। और वास्तुसार, वास्तु मंडन, ये किताबें सब किसके द्वारा लिखी गई थी? जो है मंडन के द्वारा लिखी गई थी। तो काफी विद्वान व्यक्ति था मंडन, इसको बहुत नॉलेज था, क्योंकि राणा कुंभा के दरबार में वही टिक सकता है जो नॉलेजेबल हो, कि जब एक शासक खुद इतना विद्वान है। और यहां भी देखिए विद्यार्थियों की अगर मैं बात करूं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्या देख के, कि जो विद्यार्थी मेरे यहां कोर्स में एडमिशन लेते हैं, सारे ही विद्यार्थी जो हैं वो काफी सिंसियर होते हैं। मुश्किल से 2-4% ऐसे आते हैं जो सिंसियर नहीं होते, बस वो ठीक है ले लेते हैं। बाकी 95% विद्यार्थी बहुत सिंसियर होते हैं। कभी कभी मान लीजिए कोई बात हुई तो ऐसा 2 मिनट बात करते ही पता चल जाता है कि कितने सिंसियर अभ्यर्थी हैं। जैसे कोई आरएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हो, इतने सिंसियर अभ्यर्थी। तो क्योंकि मैं खुद सिंसियरिटी के साथ ही पढ़ाता हूं हमेशा, और मेरे जीवन के अंदर भी मैं एक जो लाइफ स्टाइल है उसमें भी मैं काफी एक सिंसियर ही हूं मैं। तो मेरे जो विद्यार्थी भी हैं, मुझसे वही विद्यार्थी जुड़ते हैं, यूट्यूब पे भी मुझसे वही विद्यार्थी पढ़ते हैं जो वास्तव में सिंसियर होते हैं। और सिलेक्शन भी इन्हीं का ही होता है, बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हैं, क्योंकि जो सिंसियरिटी से पढ़ने वाले विद्यार्थी है उसी का ही सिलेक्शन होगा। और मेरे साथ वही जुड़ेगा जो वास्तव में खुद सिंसियर होगा। मेरे पास आपको गाने के लिए, सुनाने के लिए कोई दूसरी बातें नहीं है कि मैं आपको लुभाऊं, और मेरे पास वही चीज है, एक बेहतरीन मैटर एक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए, और जो पढ़ाऊं उस पे से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए। और यही सोच करके आपने ये कोर्स लिया होगा। तो जैसा गुरु वैसा ही क्या होगा? चेला होगा। तो ये आप ध्यान में रखना ये सारे, और ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं। ये जैसे रूपमंडन वाला तो पूछा गया था, ये राजस्थान पुलिस का कोई पेपर था, उसमें ये पूछा था कि रूपमंडन किससे संबंधित है? तो मूर्ति कला से संबंधित है। ये पॉइंट आप ध्यान में रखना। शकुन वाला आपको ध्यान रह जाएगा, शकुन अपशकुन। को दंड, किसी को दंड देना है, किससे? तो किससे दंड दोगे? जो आपके पास है धनुर, इस तरह से ध्यान रख लेना। धनुर्विद्या यानी जो तीर चलाने वाला। वैद्य से मतलब बीमारियों से, जो वैद्य क्या ठीक करता है? बीमारियां। और फिर है वास्तु सार, वास्तु मंडन, ये सब किसके द्वारा है? मंडन के द्वारा। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान में रखिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी आगे नेक्स्ट वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।